गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 10 में पॉली साइंस का फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है इसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। तो मेजोरिटेरियनिज्म का यदि हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है टू बी इन मेजोरिटी, बहुत अधिक संख्या में होना। अब बहुत अधिक संख्या में होना दैट मीन्स यदि हमको इसको दूसरे अर्थ में लेकर चले तो क्या होगा कि एक रीजन या एक कंट्री में एक ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में रहती है और मेजोरिटी में रहने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट पर अपना डोमिनेंस रखती है, तो ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है बहुसंख्यवाद। ये जो स्थिति होती है इसे कहा जाएगा बहुसंख्यवाद या मेजोरिटेरियनिज्म इसको कहा जाएगा। अब ये बात कहाँ के लिए की जा रही है? ये बात की जा रही है श्रीलंका के लिए। अब श्रीलंका में दो कम्युनिटी थी, एक थी सिंगली कम्युनिटी या सिंगला कम्युनिटी और एक थी तमिल कम्युनिटी। अब इन कम्युनिटी में से कौन सी मेजोरिटी में थी? तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको कि 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्जेंस हुआ। इसके बाद वहां पर मेजोरिटी में जो कम्युनिटी थी उसका नाम था सिंगला कम्युनिटी। अब सिंगला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो लीडर्स क्या चाहते थे कि उनका जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस किस पर बना रहे, जो वहां की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट पर बना रहे। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि वहां पर इलेक्शन होते हैं और वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म में एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। और जब गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकी सुपरमेसी, किनकी सिंगला कम्युनिटी की जो सुपरमेसी है इसको बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ कदम वो उठाती है। अब जैसे कुछ कदम कैसे उठाती है, तो जैसे मान लीजिए कि पहला कदम उन्होंने क्या उठाया कि 1956 में जो वहां की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। अब वो एक्ट क्या था, उस एक्ट में क्या था कि जो तमिल लैंग्वेज थी, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा था, तो उस तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के स्थान पर उस ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या बना दिया गया, सिंगला या सिंगली लैंग्वेज को बना दिया गया। मतलब तमिल जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इसके स्थान पर सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पहली बात तो ये हुई। सेकंड, यदि हम बात करें तो सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इस गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, इन गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किन लोगों को दिया, जो सिंगली कम्युनिटी के लोग थे या सिंगला कम्युनिटी के लोग थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रेफरेंस दिया जाने लगा। तीसरी बात यदि कहें तो इस कम्युनिटी के लोग, किस कम्युनिटी के, सिंगला कम्युनिटी के जो लोग थे, ये कम्युनिटी के लोग बौद्ध रिलीजन को मानने वाले थे। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वहाँ का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के बौद्ध रिलीजन को प्रोटेक्ट किया और उसको आगे प्रमोट किया। किसे? इस बौद्ध रिलीजन को। अब देखिए इन सब बातों से क्या हुआ कि तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे, इन तमिल कम्युनिटी के लोगों में एलियनेशंस की जो फीलिंग थी वो आने लगी। एलियनेशन की फीलिंग का मतलब होता है कि अलगाव की भावना। अलगाव की भावना का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट, अलग समझने लगे। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देने लगी थी, सिंगला कम्युनिटी को देने लगी थी। तो इसलिए जो तमिल लोग थे, इन तमिल लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग्स आने लगी। और ये फीलिंग्स कौन सी थी? एलियनेशन, अलगाव की फीलिंग्स आने लगी। तो देखिए कौन कौन सी फीलिंग्स थी। तो सबसे पहली फीलिंग्स क्या थी कि तमिल लोगों के मन में यह बात आई कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज़्यादा फेवर किसका करती हैं? सिंगला कम्युनिटी का फेवर करती है। और यदि ये सिंगला कम्युनिटी का फेवर करती है तो इससे जो तमिल कल्चर और तमिल लैंग्वेज है, इन तमिल कल्चर और तमिल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। सेकेंड यदि बात करें तो उन्हें यह भी लगने लगा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि उनके जो पॉलिटिकल राइट्स है, किनके, जो तमिल कम्युनिटी के लोग हैं, इन तमिल कम्युनिटी के लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन पॉलिटिकल राइट्स का भी वायलेशन कर सकती है। ये लगा किसको? तमिल कम्युनिटी के लोगों को। पहली बात तो क्या थी? पहली बात ये थी कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, प्रेफरेंस ज़्यादा किसको दे रही है? सिंगला कम्युनिटी को, जिससे उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज को खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी बात क्या थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, ये क्या कर रहे हैं कि उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अब देखिए तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि इन्हें यह भी लगने लगा था कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स में किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या लगा था कि सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो प्रेफरेंस सिंगला कम्युनिटी को दिया जा रहा है। और चौथी बात यदि हम ये कहें तो इनके जो इंटरेस्ट, जो हित थे, इन इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। और इग्नोर किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और सिंगला कम्युनिटी के द्वारा इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो देखिए अब क्या होता है,
अब जो सिंगला कमेटी है और तमिल कमेटी, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है। अब जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है तो तमिल कमेटी क्या करती है, तमिल कमेटी इसके अगेंस्ट अपना स्ट्रगल स्टार्ट करती है। अब अपना स्ट्रगल स्टार्ट करती है तो कौन कौन से स्टेप्स वो लेती है, तो देखिए सबसे पहले जो तमिल कमेटी है वो क्या करती है, सबसे पहले अपनी पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है। पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के जरिए वो क्या करती है, वो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए स्ट्रगल करती है। पहला काम तो ये करती है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब अलग से क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाने के लिए वो एक स्ट्रगल संघर्ष करते हैं। और तीसरी बात क्या करते हैं वो कि एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल समानता या अवसर दिया जाना चाहिए किनको, इन तमिल लोगों को भी, जो किसको दिया गया है, सिंगली या सिंगला कमेटी को दिया गया है। ऐसे ही समान अवसर किसको दिए जाने चाहिए, इन तमिल कमेटी के लोगों को दिए जाने चाहिए। लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट ने इस सभी डिमांड्स को डिनाई कर दिया। मतलब ये कहा कि अब कि आपकी जो सारी डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। 1980 के आसपास की बात है कि बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद क्या होता है कि ये अपनी डिमांड रखते हैं, वापस क्या डिमांड रखते हैं कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट में उनके लिए एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम की स्थापना की जाए। इलम मतलब स्टेट की स्थापना की जाए। अब इससे क्या हुआ कि जो सिंगला कमेटी के लोग थे वो और तमिल कमेटी के लोग, इन दोनों के बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध, मतलब दो कमेटी के बीच बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। और क्या होता है कि इसमें हजारों लोग, 1000 लोग इसमें मारे जाते हैं। कई लोग क्या हो जाते हैं कि अपने क्षेत्र से बाहर चले जाकर वो कहीं और रिफ्यूजी, कहीं और शरण ले लेते हैं। और साथ ही साथ कई लोग क्या होते हैं कि उन्हें जो उनकी आजीविका है, जो लाइवलीहुड है, जो जहाँ पर वो कमाते खाते थे, उनका वो रोजगार छूट जाता है। इसके बाद ये स्थिति चलती रहती है और यह जो सिविल वॉर है, यह सिविल वॉर 2009 में एंड होता है। कि मेजोरिटेरियनिज्म कि जो बहुसंख्यवाद है, इस बहुसंख्यवाद की वजह से जहाँ पर दो कमेटी हुई, इन दो कमेटी में एक कमेटी अपना क्या रखती है, प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस रखती है। और जब एक कमेटी अपना डोमिनेंस रखेगी तो दूसरी कमेटी उसको उसके अगेंस्ट हो जाएगी। जब दोनों अगेंस्ट हो जाते हैं तो दोनों के बीच कह सकते हैं कि विरोध की भावना आना बहुत निश्चित है। तो इस तरह से वहाँ पर 2009 के बीच क्या हुआ कि यह सिविल वॉर खत्म हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।